हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पोर्शन है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि नीट और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है एन एलोबरेशन नेटवर्क of filament proteinous structure present in the cytoplasm which help in maintenance of cell शेप इज कॉल्ड। तो सेल के शेप को मेंटेन करने में कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? तो थाइलेक्वाइड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, प्लाज्मा लेमा होगा या फिर साइटोस्केलेटन। तो सेल के शेप को इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो शेप और साइज देने का काम करेगा वो साइटोस्केलेटन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपीयर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस पे लगा होता है, न्यूक्लियस पे लगा होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये सभी डिसअपीयर होते हैं जो लेट प्रोफेज होती है उसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट प्रोफेज में। तो अर्ली जो प्रोफेज होगी उसमें शुरुआत होती है, लेट प्रोफेज तक ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये फिगर पे डिपेंड है। फिगर में ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू फॉलोइंग फिगर, मतलब ये जो नीचे का फिगर है ये किस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एनाफेज जो लेट एनाफेज की स्टेज है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला प्रोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, लेट एनाफेज और उसके अलावा प्रोफेज। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है एट मेटाफेज द क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर दियर। तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर किसके थ्रू अटैच किया जाता है? तो ये सैटेलाइट पहला है, दूसरा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तीसरा है सेंट्रोमियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के थ्रू जो होते हैं वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है। काइनेटोकोर। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज। मियोटिक स्टेज को आइडेंटिफाई करिए जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जब सिस्टर क्रोमैटिड जो होगा वो एसोसिएटेड टू सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमैटिड होगा वो सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड होगा। तो इस स्टेज का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? क्या मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड होगा, फर्स्ट होगा? यहाँ पे ये सेकेंड है और मेटाफेज फर्स्ट है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है मियोटिक स्टेज। तो मियोटिक स्टेज में जो होमोलॉगस सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो एक तरह से एनाफेज फर्स्ट के अंदर वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मतलब कि सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा जा रहा है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो जो मियोसिस डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होगा। तो इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा और किस स्टेज के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा? तो इसमें मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज सेकेंड है, प्रोफेज फर्स्ट है या फिर प्रोफेज सेकेंड है। तो यहाँ पे गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा मियोसिस फर्स्ट में ही होता है, हैप्लॉइड नंबर। तो इसका इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेज सेकेंड जो होगा वो बिल्कुल होगा माइटोसिस के जैसा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये पूरी तरह से फिगर पे डिपेंड है। तो इसमें हम लोग इसमें पूछा जा रहा है गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हाट इज दिस स्टेज, मतलब ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए ये क्रॉसिंग ओवर है और ये क्रॉसिंग ओवर के बाद इसमें जनरली सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है जिससे जो जीन होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं।
तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस। सेकंड में तो ऑलरेडी ऐसा कुछ होगा नहीं, और प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मियोसिस की प्रोसेस में जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन स्टेजेज होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की, उन्हीं में ये ऐसी प्रोसेस हो पाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सिनेप्सिस का जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इन्हें इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं, या फिर एक्सोनिम कहते हैं। तो इनका जो करेक्ट जब ये सिनेप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं तब इस समय ये एक तरह से डबल हो जाते हैं, तो इनका नाम बाइवैलेंट हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बाइवैलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें ये फिगर से रिलेटेड है, तो इसमें फिगर को हम लोग आइडेंटिफाई करें तो ठीक रहेगा। ए स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सोन इन बिलो फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टेज इसमें देखेंगे तो ये किस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टीलोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फिगर है ये टीलोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो टीलोफेज की स्टेज होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एक तरह से क्या होता है तो रीअपियर होने लगता है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा, टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, रीअपियर होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें पूछा जा रहा है ड्यूरिंग विच फेज सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन्स 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2C। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो 4C हो जाता है, जबकि शुरुआती दौर में ये कितना था, 2C था। मतलब जो डीएनए था वो इसका डबल हो गया है। तो ऐसा किस स्टेज में होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो मियोसिस डिवीजन में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है वो जनरली यस फेज के अंदर होती है। तो इसमें जी जीरो होगा, या फिर G1 होगा, G0 होगा, या G1 यस होगा, या फिर वली G2 होगा, या फिर G2 और एम फेज होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें अगर हम देखेंगे तो जो यस फेज है, यस फेज के अंदर तो ऑलरेडी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, लेकिन यस फेज के बाद आता है G2 और एम फेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस फेज के अंदर ऑलरेडी जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डबल हो चुका होगा। तो आप ध्यान दीजिए, सेल साइकिल को जब आप कंसीडर करेंगे तो इसमें G1 फेज पहले होती है, फिर यस फेज है, फिर G2 फेज है, और लास्ट में जो है वो यम फेज आती है। तो लास्ट वाली जो फेज है वो यम फेज है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यस फेज के ठीक बाद G2 और यम आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा G2 और यम फेज, क्योंकि यस फेज G1 यस तो किसी कंडीशन में होगा नहीं। तो यहाँ पे यस के बाद G2 और यम फेज, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस फेज में रहेगा, तो यहाँ पे G2 और यम फेज इसका करेक्ट आंसर इस कारण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 11 है, 11 में पूछा जा रहा है इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल, यस फेज जो सेल साइकिल की होती है उसमें क्या होता है। तो यस फेज के सेल साइकिल में देखा जाएगा तो जो डीएनए होगा वो डबल हो जाता है प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरे में कह रहा है द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, ये गलत है। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है यही सबसे करेक्ट आंसर है कि जो डीएनए होगा वो प्रत्येक कोशिका के अंदर इसका अमाउंट डबल हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, तो इसमें पूछा जा रहा है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। जो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम है वो किस स्टेज में, माइटोसिस की किस स्टेज में इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पैकेटीन, क्योंकि पैकेटीन स्टेज जो होती है उसी में एंजाइम रिकॉम्बिनेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैकेटीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कॉलम को मैच करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो इसमें आप देखेंगे अगर मैच करेंगे कॉलम को, तो जो इसमें आप बारी बारी से एक एक को मिलान करेंगे, उसके बाद आप करेक्ट आंसर को टिक करेंगे तो ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में अगर आप देखिएगा तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, सिनेप्सिस एलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये जो है ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, ये जाइगोटिन स्टेज से मैच करता है। इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ये जनरली अगर देखा जाए तो G2 फेज के अंदर होती है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें एक्टिन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एक्टिन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे सी वाला जो है, सी वाला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से, ऑप्शन नंबर 3 से सी वाला करेक्ट मैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो 4 वाले से मैच करेगा। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, अगर इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए वाला मैच करेगा किससे, 2 से, जाइगोटिन से, और बी वाला जो मैच करेगा वो 3 से मैच करेगा, G2 फेज से। सी वाला जो होगा एक्टिन और एंजाइम ये मैच करेगा एनाफेज सेकेंड से, ठीक है। और डी वाला ऑलरेडी चौथे से मैच करेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें पूछा जा रहा है सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट completed the S phase of its cell cycle when compared to the gamete of same species has। तो इसमें ट्विस्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ डीएनए। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ डीएनए। थर्ड ऑप्शन है ट्विस्ट द number of chromosome and 4 times of amount of DNA, 4 times the number of chromosome and twist the amount of DNA। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो था सी है, ट्विस्ट द क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल अगर यस फेज को अपने कंप्लीट करेगी, सेल साइकिल का यस फेज अगर कंप्लीट करेगी, तो इसमें जो गैमेट सेल होगा उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो 4 टाइम्स क्या होगा डीएनए के अमाउंट का। ट्विस्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ डीएनए अमाउंट। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो ट्विस्ट करेगा, डबल होगा, और उसके अलावा जो अमाउंट होगा डीएनए का वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियासिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो मियासिस के करेक्ट सीक्वेंस को हमें मैच करना है। तो मियासिस का जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो मियासिस की प्रोसेस होती है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इसमें सिनेप्सिस होती है। सिनेप्सिस के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद इसमें टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और लास्ट में इसमें डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सिनेप्सिस पहले है, तो सिनेप्सिस यहाँ 3 पे है, लेकिन इन तीनों में है, लेकिन उसके जस्ट बाद ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बी वाले में भी है, ठीक है।
तो ए वाला और प्लस ये डी वाला दो अभी ज़्यादा मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके जस्ट बाद अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी टर्मिनलाइजेशन होना चाहिए, जबकि इसमें डी आ गया है। तो इस वजह से इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले इस बेसिस पे सिनेप्सिस होगा, दूसरे नंबर पे इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और तीसरे नंबर पे इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस, और लास्ट में जो डिसअपियरेंस होता है वो न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये नीट फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किस से अटैच होते हैं? टीलोमियर और क्रोमोसोम के थ्रू, काइनेटोकोर और क्रोमोसोम के थ्रू, और सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम से, या फिर काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम इससे अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। तो मियोसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो किस में होगा? पैकेटिन में होगा, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, या फिर डिप्लोटीन की प्रोसेस के अंदर होगा। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा 17 का वो हो जाएगा पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इनिशिएट पूछ रहा है तो इसमें स्टार्ट किस स्टेज में होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा पैकेटिन। क्वेश्चन नंबर इसमें 18 है। 18 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल की जो माइटोसिस सोमेटिक जो डिवीजन होगा माइटोसिस में, उसमें क्या होगा? कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मैच नहीं कर रहा है इसमें? तो स्पिंडल फाइबर इसमें होते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, इसके अलावा क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, या फिर सिनेप्सिस होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए माइटोसिस है, तो माइटोसिस की प्रोसेस में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सिनेप्सिस हमेशा मियोसिस के डिवीजन के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग कंसीडर करें, जिसमें दिया गया है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो डीएनए की सिंथेसिस किस फेज के अंदर होती है सेल ग्रोथ में? तो यहाँ पे यस फेज, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिंथेसिस होती है डीएनए की वो हमेशा यस फेज के अंदर ही होती है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम 2 से, और मैच करने के बाद जो करेक्ट कोड के बेसिस पे ऑप्शन होगा उसको हमें सही करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखेंगे तो पैकेटिन स्टेज जो होती है, पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि पैकेटिन एक तरह से पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, और उसके अलावा जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि मेटाफेज वाली जो प्रोसेस होती है इसमें क्रोमोसोम अलाइन करता है इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर, और डाइकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, जबकि जो जाइगोटीन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 21 है। 21 में पूछा जा रहा है व्हेन सेल हैज स्टाइल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। तो जो प्रीडोमिनेंटली चेक पॉइंट एक्टिवेटेड होती है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे किस स्टेज में होगी? तो इसमें अगर आप देखेंगे 21 का, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा G2 और एम फेज के अंदर। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब हो जाती है तो उसके बाद का जो चेक पॉइंट आता है वो एक तो आता है G1 फेज के अंदर,
और G1 फेज ऑलरेडी यस फेज के पहले आता है, तो इस हिसाब से G2 और M चेक पॉइंट मतलब G2 और M G2 फेज में और M फेज के अंदर ही चेक पॉइंट अब बचेंगे। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सभी तरह के नीट वगैरह और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें भी सेल डिवीज़न से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।